नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बीजेपी के योद्धा में उन योद्धाओं की बात करेंगे, उत्तराखंड के उन योद्धाओं की बात करेंगे जिसको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनावी रण में बिगुल फूंकने के लिए उन्हें उतार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं बीजेपी ने, और ये पहली लिस्ट में ही 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज वो 3 सीट कौन कौन सी है पहले हम आपको बता दें, जिनके योद्धाओं के बीजेपी के योद्धाओं की चर्चा करने वाले हैं। ये पहली सीट है अल्मोड़ा और दूसरी नैनीताल लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे, और तीसरी जो लोकसभा सीट है वो है टिहरी लोकसभा। इन तीनों पर बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की ओर हम रुख करेंगे और यहां से अजय टम्टा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अजय टम्टा का राजनीतिक सफर 2090 में राम जन्मभूमि के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और आपको बताएं 1997 में जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद ये जिलाध्यक्ष बने थे। आप देख सकते हैं 2002 में ये निर्दलीय चुनाव लड़े। 2002 में ये निर्दलीय चुनाव लड़े। आपको बता दें कि 2007 में अजय टम्टा ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। अजय टम्टा चुनाव लड़े और जीते भी। 2008 में मंत्रियों के बदलाव के दौरान कैबिनेट मंत्री बने 2008 में, और 2009 में लोकसभा चुनाव में हार गए थे अजय टम्टा। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2010 में भाजपा अनुसूचित मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। अजय टम्टा का राजनीतिक सफर 2011 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था इन्हें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजनीतिक सफर ये 2011 में पीएम ने उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। 2012 में अजय टम्टा ने विधानसभा का चुनाव जीता था और 2019 में लोकसभा सीट पर ये जीते थे अजय टम्टा। 2019 के लोकसभा सीट अल्मोड़ा लोकसभा सीट से इस बार प्रत्याशी है अजय टम्टा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा की अगर जो बात करें तो अजय टम्टा जैसे कि 2019 में भी ये प्रत्याशी बनाए गए थे। 2019 में ये प्रत्याशी बनाए गए थे और 2024 में पुनः इन्हें रिपीट किया गया है। अब हम बताते हैं 2019 की क्या स्थिति थी, किसको कितने प्रतिशत मत मिले थे। आइए पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये पाई चार्ट आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को 64.03% वोट मिले थे, कांग्रेस को 30.48% और नोटा को 2.23%, यानी कि तीसरे स्थान पर नोटा था। अजय टम्टा यहाँ से बीजेपी से और प्रदीप टम्टा कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे। लगभग आधे का फर्क है। आप देख सकते हैं 64.03 और 30 का अगर जो दूना करें तो 60 होता है। उससे ज्यादा बीजेपी को यहां वोट मिला था। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय टम्टा को जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से दूना वोट मिला था। अब आइए 2019 में क्या स्थिति थी कि किसको कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी या किसके वोट प्रतिशत कम हुए थे। आइए इसको कॉलम के माध्यम से देख लेते हैं। बीजेपी के वोट में 11.03% की वृद्धि हुई थी और यही कांग्रेस के वोट प्रतिशत में ये माइनस गया था। ये काली रेखा जो है इसके नीचे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये 7.96% दिखा रहा है। यानी कि यहाँ कांग्रेस का वोट 2019 में 2014 लोकसभा चुनाव के सापेक्ष घटा हुआ था। यानी कि ये घटा हुआ है। फुल स्क्रीन अगर जो हम आपको दिखाएं इसे तो और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा सीट अल्मोड़ा। अब किन पार्टियों को कितने मत मिले, यहाँ पर क्या स्थिति थी, ये फुल स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं।
11.03% बीजेपी को इसके वोट में फायदा हुआ था और कांग्रेस को 7.97% का घाटा हुआ था। ये दोनों पार्टियों का आप देख सकते हैं यहां पर। अब हम आना चाहेंगे अपने संवाददाता सतीश कोठारी के पास। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता, हम इनके पास आना चाहेंगे और इस समय अल्मोड़ा की क्या स्थिति है इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। अपने जो हमारे जो यहां पर संवाददाता हैं सतीश कोठारी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में यहां स्थिति क्या है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज कोहली जी हमारे इस कार्यक्रम में, बीजेपी के योद्धा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले अपने संवाददाता सतीश कोठारी के पास जाना चाहेंगे। सतीश कोठारी, हालांकि यहां पर अजय टम्टा को बीजेपी ने रिपीट किया है। रिपीट करने का एक कारण तो सीधे सीधे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 11 के करीब जो मत प्रतिशत है, 11 मत प्रतिशत, 11 जो है मत प्रतिशत, ये यहां पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अजय टम्टा को पुनः रिपीट करने के अन्य क्या कारण हो सकते हैं सतीश कोठारी? देखिए, जिस तरीके से अजय टम्टा की छवि है प्रदेश में या केंद्र सरकार के उसमें या अन्य जिस तरीके की अजय टम्टा की छवि है, उसको लेकर अजय टम्टा को रिपीट किया गया है। क्योंकि अजय टम्टा एक गद्दावर नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, तो इसको देखते हुए अजय टम्टा को रिपीट किया गया है। और वहीं उनको ही नहीं बल्कि माला राजलक्ष्मी शाह की बात करी, चाहे अजय भट्ट की बात करी, उन तीनों सीटों पे रिपीट किया गया है। हम माला राजलक्ष्मी शाह की बात करें, वो इस समय चौथी बार इसकी बात बाद में कीजिएगा। जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, इस पे अगर जो हम बात करें जी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट की जी, तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट में आखिर इस समय के जातीय समीकरण क्या हैं? देखिए, इस समय भाजपा जातीय समीकरण से ज्यादा सभी चीजों पे ध्यान दे रही है। क्योंकि युवाओं को लेकर किस मंत्री की कितनी पकड़ है, बुजुर्गों की कितनी पकड़ है, या महिलाओं के साथ कितनी पकड़ है। भले ये सीट आरक्षित सीट है, लेकिन यहां पे बीजेपी का अच्छा वर्चस्व है। और हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो यहां पे इस समय भाजपा की इतनी लहर है कि एक तरफा चुनाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भाजपा लगातार कोशिश कर रही है युवाओं के बीच जाने की, हम अजय टम्टा जी की बात करें तो उनका लगातार युवाओं के साथ मिलना, लगातार बुजुर्गों के साथ मिलना, लगातार पब्लिक के बीच रहना और केंद्र की हर योजनाओं को धरातल पे उतारना, उसको लेकर काफी प्राथमिकताएं हैं उत्तराखंड में। उनको लेकर लोग युवाओं का जोश देखने को मिले, चाहे बुजुर्गों का है चाहे महिलाओं का है, उनका हर जगह देखो तो टम्टा जी अजय टम्टा की लहर चल रही है जी, अजय टम्टा की लहर चल रही है या बीजेपी की लहर चल रही है? नीरज कोहली जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। इसी सवाल का जवाब हम नीरज कोहली जी से लेना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर बीजेपी ये कह रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश कोठारी की बीजेपी की लहर चल रही है और साथ ही साथ अजय टम्टा की भी यहां पर लहर है, काफी लोकप्रिय हैं। क्या लगता है आपको? पुष्पा जी, देखें कि लहर किसकी है या नहीं है, ये तो थोड़ा जब चुनावी माहौल बनने लगेगा तब मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि लंबे अंतराल से आप देखेंगे कि 2009 के बाद से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। और उसके बाद से निरंतर जो भी चुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि 2012 के बाद जो भी चुनाव हुआ है, 17 से 22 और 22 के बाद अब 27, 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। सफलता ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ सफलता मिली। और इस बीच में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में परिणाम गए। और यही एक कारण है कि जो अभी माहौल को भांप कर बीजेपी ने
पहले कुछ दिन पहले ये कयासबाजी थी कि जो पूरे देश भर में राष्ट्रीय राजनीति का जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक वातावरण सा पैदा किया, उससे ये लग रहा था कि सेकंड लाइन की लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर सीनियर लीडरशिप को दरकिनार करके सभी नए चेहरे दिए गए। यहाँ भी इस तरह की चर्चा थी कि कुछ नए चेहरे आ सकते हैं इस बार 5 लोकसभा सीटों पर, लेकिन अभी तक जो 3 उम्मीदवार घोषित हैं, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल और टिहरी पर, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है, तीनों पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली परफॉर्मेंस है उसको भी कह सकते हैं, और जो इनपुट मिला और यहाँ पर अगर जो देखा जाए कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि शिवराज सिंह के करीबियों को काफी ज्यादा टिकट दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या सीएम धामी की चली है? नहीं, देखें, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी संगठन भी है, आरएसएस की भूमिका भी रहती है, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस भी रहती है, उनका जनाधार कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और मुख्यमंत्री की तो अहम भूमिका रहती है। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की भूमिका अहम रहती है टिकटों के बंटवारे में जी। लेकिन ये सब चीजें कंसीडर करने के बाद, सब चीजों को देखने के बाद कैंडिडेट डिसाइड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड जीरो पर उस कैंडिडेट ने कितना काम करा, उसके बारे में क्या इनपुट है, उसकी रिपोर्ट कैसी है, लोगों को क्या सोचना है उसके बारे में, उसकी इमेज कैसी है, उसका व्यवहार कैसा था, ये सब चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, ये सब चीजें कंसीडर होती हैं जब उम्मीदवार का चयन होता है। तो अभी आप देख, चलिए अब हम अगले सीट की ओर रुख करेंगे। जो अगला सीट है वो नैनीताल है, और नैनीताल में जो है किसे उतारा गया है बीजेपी के योद्धा के रूप में, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अजय भट्ट को यहां पर मौका दिया गया है। आइए इनके सियासी सफर पर नजर डालते हैं। सियासी सफर 1980 में राजनीति में सक्रिय हुए थे अजय भट्ट। अजय भट्ट के सियासी सफर पर हम नजर डाल रहे हैं, जो कि नैनीताल से लोकसभा सीट से इन्हें बीजेपी ने उतारा है। 1985 में जिला अध्यक्ष और भाजपा कार्य समिति के सदस्य रहे। अजय भट्ट ने प्रदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभाई है। अजय अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 2 बार गिरफ्तार भी हुए हैं, यानी कि ये भी राम मंदिर के लिए राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए। अजय भट्ट उत्तरांचल संघर्ष समिति के प्रमुख भी रहे हैं। साल 1996 में चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे थे, 96 में, यानी कि 2000 में यह अलग हुआ है, उत्तराखंड बना है राज्य। यूपी विधानसभा में लोक लेखा समिति विशेष अधिकार समिति के सभापति भी रहे हैं, और उसके बाद 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बनने के बाद अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे, और 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक रानीखेत विधानसभा का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। 2012 से 2017 तक उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 2015 में अजय भट्ट को नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई थी। 2019 में 7वीं लोकसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर से पहली बार ये सांसद बने थे 2019 में, और अजय भट्ट जीत के बाद केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाले थे। तो अब एक बार फिर जो है ये इनको बीजेपी ने टिकट दिया है। अब आइए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट 2019 में क्या स्थिति रही, अब उस पे ये पाई चार्ट के माध्यम से नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 61.35% वोट मिले, कांग्रेस को 34.41%, और यहां पर बसपा जो है वो तीसरे स्थान पर रही है, यहां पर 2.26% इसको वोट मिले हैं। आप ये पाई चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं, ये जो छोटा सा आप इस गोले में छोटा सा अंश जो दिखाई दे रहा है ये बसपा है, और इसे 2.26%, और कांग्रेस को 34.41% और बीजेपी को 61.35% यहाँ पर वोट मिले हैं। अगर थोड़ा सा कोने में अगर जो जाएंगे, कोने में थोड़ा सा नजर डालिएगा तो यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम आपको दिख जाएंगे। अजय भट्ट यहाँ पर बीजेपी से, हरीश रावत यहाँ कांग्रेस से, और नवनीत अग्रवाल वहाँ बीएसपी से यहाँ पर चुनाव लड़े थे।
तो यहां पर अजय भट्ट को यहां पर सफलता मिली थी और कांग्रेस से करीब करीब दोगुने मत से यहां पर ये विजयी हुए थे। अब हम आपको ये पाई चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को नफा हुआ था, किस पार्टी को नुकसान हुआ था 2014 की लोकसभा के सापेक्ष, तो यह हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 3.54% का यहां बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और कांग्रेस को भी 2.45% की यहां पर बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर जो बसपा का देखा जाए तो ग्राफ गिरा है, यानी कि काली ये जो रेखा है इसके नीचे बसपा के लिए ये काला लोकसभा कह सकते हैं कि ये 3.12% इसके वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि नवनीत अग्रवाल जब 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े तो इनको जो है 2014 से 3.12% कम वोट मिले थे ये उसके सापेक्ष। तो ये चीज आप देख सकते हैं। कोने में प्रत्याशियों के नाम भी हैं। फुल स्क्रीन अगर जो हम इसे दिखाना चाहें तो और हम ज्यादा अच्छी तरह से अपने दर्शकों को समझा देंगे कि यहां पर बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव के सापेक्ष 3.54% बीजेपी को वोट ज्यादा मिले थे, कांग्रेस को 2.45% वोट ज्यादा मिले थे और यहां बसपा को 3.12% वोट कम मिले हैं। तो ये जो काली रेखा है इसके नीचे सिर्फ बसपा है, कांग्रेस और बीजेपी यहां पर ये काली रेखा से ऊपर इसका ग्राफ दिख रहा है। यानी कि इनके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। यहां से अगर जो देखा जाए कि जो आप अजय भट्ट यहां पर बीजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये विजयी हुए। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नैनीताल उधम सिंह नगर में जो स्थितियां हैं ये 2019 की स्थिति है। इस समय अजय भट्ट को बीजेपी ने यहां पुनः रिपीट किया है। अब हम आना चाहेंगे अपने संवाददाता और विशेष मेहमान के पास। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की जहां तक हम बात करें तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि अजय भट्ट को यहां पर पुनः रिपीट किया गया है और वास्तव में अगर जो देखा जाए तो 3.54% की बढ़ोतरी हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। कुल मिलाकर के यह देखा जाए कि इस समय के राजनीतिक समीकरण वहां क्या कह रहे हैं नैनीताल में। सतीश, चलिए सतीश कोठारी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम अपने वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी के पास रुख करेंगे। नीरज कोहली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अजय भट्ट को एक बार फिर रिपीट किया गया है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि इन तीनों सीटों पर रिपीट किया गया है प्रत्याशियों को, तो अजय भट्ट जी इस समय के समीकरण क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2.45% वोट कांग्रेस के भी बढ़े हैं और 3.54% वोट जो है बीजेपी के बढ़े हैं। जी, तो यहां पर क्या स्थितियां इस समय आपको दिख रही हैं? कुशवाहा जी, वैसे तो जो वर्तमान का जो यहाँ का राजनीतिक वातावरण है पूरे के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। और जहां तक नैनीताल की बात आपने की है, नैनीताल भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है, लेकिन समीकरणों की जो आप बात कर रहे हैं समीकरण तब बैठाए जाएंगे जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर देगी। ये देखा जाएगा कि अजय भट्ट का जो प्रतिद्वंदी है वो कौन व्यक्ति है, कौन लीडर कांग्रेस उतार रही है सामने। और मैं समझता हूँ कि इतना भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों के चेहरों से, उम्मीदवारों के नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो भी छोटा बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है। तो यहाँ चेहरा मान लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं और सारी जितनी जो ब्रांडिंग है भारतीय जनता पार्टी प्रचार में मोदी जी के नाम पे करेगी। इसलिए चेहरों की जो बात है और उम्मीदवारों की जो बात है वो इतना महत्व नहीं रखती। बात ये रखता है कि किस आधार पर, किस बेस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।
जी, तो और आखिर ये कांग्रेस जो की स्थिति ब्रांडिंग काफी की है बीजेपी ने मोदी के चेहरे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो ब्रांडिंग की है, वास्तव में उस ब्रांडिंग में कौन सा चुंबक है कि वहां की सभी जो जनता है उसी तरफ लपक रही है, बीजेपी की तरफ? देखें, एक तो आप देखें कि उत्तराखंड का अगर आप इतिहास उठा कर देख लें तो नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप। कभी वो बद्रीनाथ केदारनाथ जी के कपाट खुलते समय और कभी कभी जब कपाट बंद होते हैं तब दर्शनों के लिए आते रहे हैं। यहाँ के अध्यात्म को, यहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनको हमेशा वो बढ़ावा देते रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बार बार एक ये मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं कि उनका यहाँ से बहुत करीबी लगाव रहा है, उनकी बहुत आस्था है उत्तराखंड के अंदर। अभी उन्होंने हाल ही में पिछले दिनों कुमाऊं का दौरा करा था, आदि कैलाश आदि, और यहाँ चारधाम ऑल वेदर रोड, और जितने जो हमारे चारधाम है उनके जो पूर्णा विकास का जो काम चल रहा है पे भी पूरा उनका उन्होंने बहुत करीबी नजर रखी हुई है, उन्हीं की देख रेख में सारा का सारा काम चल रहा है। तो ये जो उनकी आस्था और प्यार और जो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हुई है उन योजनाओं को राज्य सरकार लगातार बहुत तवज्जो दे रही है मोदी जी के मार्गदर्शन में। उन्हीं योजनाओं को राज्य सरकार भी आगे बढ़ा रही है। तो ये जो अटैचमेंट है नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप का है, भले ही राजनीतिक मायनों से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत छोटा प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें हैं अगर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। लेकिन अपनी आध्यात्मिकता की वजह से, अपनी धार्मिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से उत्तराखंड का पूरे देश दुनिया में एक बहुत अलग महत्व है, एक अलग पहचान है, एक अलग छवि है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड को इसी नजरिए से देखती है और इसी नजरिए से तवज्जो देती है। इसलिए यहाँ की जनता का जो आकर्षण है, काफी समय से जो दृष्टिकोण है यहाँ की जनता का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। कांग्रेस का दबदबा था राज्य बनने के बाद, पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह, गुटबाजी, मनमुटाव और कुछ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बढ़ता चला गया। कांग्रेस की लीडरशिप टूटकर बीजेपी में शामिल हो गई, कांग्रेस कमजोर होती चली गई, बीजेपी ताकतवर बढ़ती चली गई। तो ये बहुत सब सारे कारण हैं जो बीजेपी को सशक्त बनाते हैं, बीजेपी को मजबूत बनाते हैं और वो परिणामों में दिख भी रहा है उत्तराखंड के। तो अभी तो कांग्रेस की स्थिति काफी खराब दिखती है, इसलिए लगा जा रहा है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 5 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर और सरकार उत्तराखंड के इतिहास में रिपीट भी हुई है। नहीं तो यहाँ एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और इस बार यह सरकार रिपीट की है। जी, तो एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि सेना में जवान, वहां पर युवा काफी भाग लेते हैं, जाते हैं और भर्ती भी होते हैं देश की सेवा करने के लिए, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर के कांग्रेस काफी जो है आक्रामक मुद्रा में दिखती है, इसकी आलोचना भी करती है। ऐसे में कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखिए, ये बड़ा मुद्दा था जब अग्निवीर योजना आई तो विधानसभा जो चुनाव अभी हाल ही में हुआ हमारा, कांग्रेस ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उस योजना में तमाम तरह की खामियां और तमाम तरह की खामियों कांग्रेस ने बहुत उजागर किया, क्योंकि ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है और कांग्रेस ने बड़ी कोशिश करी जी तोड़ तरीके से प्रदेश में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन हमने देखा कि जब विधानसभा का चुनाव आया तो मोदी जी के नाम के आगे सारी की सारी चीजें, सारी के सारे जितने जो प्रश्न थे, सारी जो मुद्दे उठाए गए थे, वो सारे बोले साबित हुए और परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया। तो मुझे नहीं लगता कि जिस समय बहुत बड़ा इशू बन रहा था अग्निवीर योजना का, उस समय कांग्रेस उसका बेनिफिट नहीं उठा पाई। तो अब तो पूरे देश के अंदर में ये कोई मुद्दा नजर आएगा तो इसका जिसका कि कांग्रेस को लाभ मिले इसका चुनाव में। जी बिल्कुल। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश कोठारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो है स्थितियां नैनीताल उधम सिंह नगर की क्या बन रही हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, कांग्रेस में क्या समीकरण बन रहे हैं, कांग्रेस में किसके नाम आगे चल रहे हैं यहाँ पर अजय जी से टक्कर लेने के लिए? जी
देखिए, अभी तक कांग्रेस ने अपने कोई भी नाम सामने नहीं रखे हैं। अभी हम जब कल उनकी बैठक दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो 16 नाम अभी भी सामने आए उत्तराखंड से कि 16 लोग। फिर अगली बैठक होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे यशपाल आर्य जी हैं, चाहे हम बात करें टिहरी से प्रीतम सिंह हैं, चाहे हम हरिद्वार से हरीश रावत की बात, इस समय टिहरी के जो उत्तराखंड में वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं चुनाव जी। तो क्या उनको अपनी हार सता रही है या कुछ और दिक्कतें हैं? लेकिन कांग्रेस इस समय वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं जी, क्योंकि जिस तरीके से नीरज कोहली जी से ले लेते हैं, इसका जवाब नीरज कोहली जी से ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। नीरज कोहली जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हार का डर सता रहा है? देखिए, एक तो उनको मालूम है कि राजनीतिक वातावरण पूरे देश भर में जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। उत्तराखंड में तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है और हरीश रावत जी भी समय समय पर जो है इशारों में कई बार मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने से। यशपाल आर्य ने भी ओपनली चुनाव लड़ने से मना किया है और हरीश सिंह रावत जो बड़े नेता हैं वो ईडी और सीबीआई के घेरे में गिरते नजर आ रहे हैं। बचे प्रीतम सिंह और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कोई बहुत बड़ी लीडर उधर गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, हैं, तो बहुत ज्यादा सीनियर लीडरशिप जो है सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस के पास बची नहीं है। जो बड़ी टीम थी, एक बड़ी लीडरशिप थी, वो टूटकर पहले ही आपको पता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है जी। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो सांसद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, जिन पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है। इन्हीं में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन अब इन प्रत्याशियों की इच्छा के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते, या पार्टी इनको मनाएगी। बाकी कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट की तरफ, जो कि टिहरी लोकसभा सीट है। बीजेपी के जो योद्धा हैं टिहरी से जो बीजेपी के योद्धा उतारे गए हैं वो है माला राज्य लक्ष्मी शाह। माला राज्य लक्ष्मी शाह। आइए हम इनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। 2012 में उपचुनाव में 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी माला राज्य लक्ष्मी शाह, और आपको बता दें कि 2014 से 2016वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई माला। तो ये 2014 के बाद से महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य रही हैं और इसके बाद माला राज्य लक्ष्मी शाह रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सदस्य रही हैं। ऋषिकेश के शासी निकाय की सदस्य भी रही हैं माला लक्ष्मी शाह। और आपको बताएं कि विभाजित उत्तराखंड की पहली महिला सांसद हैं माला लक्ष्मी शाह। टिहरी लोकसभा सीट से अब बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है माला राज्य लक्ष्मी शाह को। 2019 में भी ये चुनाव लड़ी थी, तो आइए अब 2019 की तरफ भी रुख कर लेते हैं। 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ था उनमें क्या स्थितियां थी, आइए हम आपको बताते हैं कि इस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। बीजेपी को 64.53%, वहीं कांग्रेस को 30.22% यहाँ पर वोट मिले थे। ये पाई चार्ट, यहाँ से माला राज्य लक्ष्मी शाह विजयी हुई थी, ये बीजेपी हैं। प्रीतम सिंह यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। यहाँ माला राज्य लक्ष्मी शाह को यहाँ पर विजय मिली थी। आप देख सकते हैं कि दूने से ज्यादा कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उससे दुगना वोट बीजेपी को यहाँ पर इस लोकसभा सीट पर मिला था। टिहरी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, टिहरी में एक बार फिर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन हम अपने दर्शकों को अगर जो दिखाना चाहें तो ये पाईग्राफ हम फुल स्क्रीन दिखाएंगे। और कांग्रेस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 30.22 और 64.53, यानी कि दूने से अधिक वोट जो है वहां बीजेपी को मिली है, यानी कि माला राज्य लक्ष्मी शाह को यहां पर मिली है। और कांग्रेस को 30.22% वोट मिले हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में 2014 के सापेक्ष कितने प्रतिशत की
वोटों की किस पार्टी को लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो बीजेपी को 7.03% को यहां पर फायदा मिला है और यहां पर कांग्रेस नीचे गई है। यह काली रेखा कांग्रेस के लिए काली साबित हो रही है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसे 2014 के सापेक्ष 2.5% वोट कम मिले हैं। यहां पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहां पर बीजेपी की स्थिति ज्यादा ही मजबूत दिखाई दे रही है। 7.03% वोट इसको ज्यादा मिले हैं 2014 की अपेक्षा। इसे अगर जो फुल स्क्रीन हम अगर जो दिखाना चाहें तो एक बार फिर हम दिखाएंगे। बीजेपी को 7.03% यहां पर वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस यहां पर नुकसान में है। अब फुल स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस यहां पर नुकसान में जा रही है। और थोड़ा सा कोने में नजर डालिएगा तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम साफ लिखे हुए हैं, माला राज्यलक्ष्मी शाह और प्रीतम सिंह कांग्रेस से प्रीतम सिंह, और इनको यहाँ पर नुकसान हुआ है और माला राज्यलक्ष्मी शाह को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। अब आइए अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, अपने संवाददाता की तरफ रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली हमारे साथ बने हुए हैं। जी, सबसे पहले हम सतीश कोठारी के पास जाना चाहेंगे। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि तीनों प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है। 2019 में ये तीनों जो है प्रत्याशी बने थे और सांसद जीत करके यहां से गए थे और इस बार भी रिपीट किया गया है। इस समय की स्थिति यहां पर क्या है टिहरी में? देखिए, हम टिहरी की बात करें तो टिहरी हमारा वो क्षेत्र है जो कि राजा के नाम से जाना जाता है, कि वहां पे राजाओं के नाम से प्रसिद्ध है टिहरी लोकसभा क्षेत्र। तो टिहरी इन जो महारानी राजलक्ष्मी शाह है उनका पूरा ही परिवार राजशाह परिवार है। तो वहां पे ये देखा जाता है कि परिवार भी ज्यादा मान्य रखता है वो, क्योंकि वो परिवार वो मान्य रखता है जिसने कई सालों तक टिहरी का शासन देखा और टिहरी में राज किया। तो उसको लेकर कोई संशय नहीं है, वहां पे एक तरफा जीत देखने को मिलती है, क्योंकि टिहरी में वो शासन रहा है कि जो एक तरफा। चलिए सतीश कोठारी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। टिहरी में जैसा कि कह रहे हैं कि राज परिवार का ही दबदबा रहता है और इसलिए लगातार यहां पर इनकी जीत सुनिश्चित है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं जीत के? देखिए, टिहरी लोकसभा सीट पे हमारे 3 जिले आते हैं। देहरादून भी का कुछ हिस्सा भी टिहरी में आता है, संसदीय क्षेत्र में उत्तरकाशी का और टिहरी का। और टिहरी में कांग्रेस का भी दबदबा रहा है, विजय बहुगुणा वहां से सांसद रहे। उससे पहले पुरानी बात जाए तो हेमंत नंदन बहुगुणा वहां को रिप्रेजेंट करते रहे, लंबे समय तक वो भी रिप्रेजेंट करते रहे। लेकिन वर्तमान में राज्य बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। महारानी साहिबा के जो ससुर साहब हैं वो मानवेंद्र शाह, वो वहां से सांसद रहे लंबे समय तक। और उसके बाद विजय बहुगुणा के सपुत्र ने साकेत बहुगुणा ने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हारे। तो निरंतर जो है महारानी साहिबा जो है वहां से रिप्रेजेंट कर रही हैं टिहरी को, और माना यही जाता है कि जो उनको मानने वाले राजशाही परिवार को जो लोग मानने वाले हैं, जो राजशाही परिवार के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी जो आज भी उस राज परिवार के प्रति जो फैन फॉलोइंग है लोगों की, उसकी संख्या काफी अधिक है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि लंबा कारण है उसका पिछला इतिहास देख के, ट्रैक रिकॉर्ड देख के, वहां का वास्तविक आंकलन करके भारतीय जनता पार्टी ने जो है, अभी आप देखेंगे, हालांकि अगर आयु वर्ग से देखेंगे तो महारानी साहिबा भी वेटरन लीडर की तरफ जा रही हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का बीजेपी का एक ही मानना है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, तो इनपुट जो आया होगा वो उनके पक्ष में आया होगा। निश्चित ही एक बार ये चर्चा चली थी कि शायद इस बार हो सकता है कि वहां भी बीजेपी नया दाव खेले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाया और दोबारा से फिर एक बार उन्हीं पर विश्वास और भरोसा जताया, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया। उम्मीद ये मानी जा रही है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और वर्तमान का जो राजनीतिक वातावरण है प्रदेश के अंदर, तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल तो दिखाई देता है। बाकी जब चुनाव
की सरगर्मी शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा और कांग्रेस अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी तो सारी चीजें सामने खुलकर आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि महारानी नहीं, के दो चीजें अपनी जो छवि को देखते हुए दो चीजें इस टिहरी लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि यहां पर राजशाही का दबदबा है और दूसरी मोदी फैक्टर, मोदी का चेहरा। जैसा कि आपने बताया कि हर सीट पर अगर जो पूरे उत्तराखंड में देखा जाए तो यहां पर मोदी का चेहरा भी है और राजशाही का दबदबा भी है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि पिछला विधानसभा का चुनाव, उससे पहले का लोकसभा का चुनाव, इन बिटवीन उपचुनाव, यहाँ तक कि बीजेपी तो जो हमारे लोकल निकाय, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उनमें भी जो है नरेंद्र मोदी जी को सामने रख के चुनाव लड़ती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी फैक्टर, जिनके नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। और उसके अलावा मेरे को लगता है कि प्रत्याशी और उम्मीदवारों का इतना महत्व नहीं रह गया। मैंने शुरू में एक बात कही कि महत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी का महत्व है, उन्हीं के नाम पर जो है टोटल चुनाव ये लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल। सतीश कोठारी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सतीश कोठारी, वहां पर अगर जो कांग्रेस के खेमे में देखा जाए तो कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है? किस महारथी को उतारने की कवायद चल रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी तक कवायद ये थी कि जो प्रीतम सिंह हैं वहां विधायक हैं इस समय, तो उन कोशिश ये थी कि प्रीतम सिंह जी चुनाव लड़ें, लेकिन प्रीतम सिंह साफ मना कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ें। अब कुछ लोग हैं जो कि अभी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कोई वर्चस्व नहीं है अभी, उनका कोई इतना जमीनी हकीकत नहीं है। लेकिन अभी 4-5 नाम जा रखे हैं, तो 4-5 नाम में एक नवीन जोशी काफी दिनों से दावेदारी कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं मंत्री प्रसाद नैथानी हैं जो कि विधायक रहे हैं, देवप्रयाग से विधायक रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि किसको टिकट मिलती है, क्योंकि 5 नाम हैं, तो 5 नामों में टिकट किसको मिलती है और देखा जाता है कि अभी तो कोई पता नहीं है किसको टिकट मिल जाती है। क्योंकि मुख्य कारण यह है कि जिन पे वरिष्ठ नेताओं पे देखा जा रहा था इनको टिकट मिल जाए, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मीटिंगें चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं दिल्ली में, तो किस पे दांव खेला जाता है देखना यह है। जी, हम आना चाहेंगे नीरज कोहली जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। सवाल यहाँ यह है कि प्रीतम सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, हालांकि वो विधायक हैं। मना करने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? विधायक तो हैं ही, लड़ लेते, अगर जो नहीं जीतते तो पुनः विधायक बने ही रहेंगे। मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि लंबे अंतराल से जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, और आप ये समझ सकते हैं कि हर लीडर को आज की तारीख में छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और चुनाव पर बहुत पैसा खर्च होता है, और समीकरण भी आपको उस तरह के दिखने चाहिए कि आपके पक्ष में माहौल हो, पार्टी के पक्ष में माहौल हो। एक तो राजनीतिक वातावरण आपके पक्ष में नहीं है, दूसरा आप सत्ता से बाहर हो लंबे समय से, और तीसरा ये कि कांग्रेस में आपसी मनमुटाव बहुत है, टीम वर्क नहीं है, कांग्रेस बटी भी है पूरी तरह से, टूटी भी कांग्रेस है। चंद लोग हैं लेकिन सब लोग अपने अपने अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आपको चुनाव जीतने के लिए पैसा भी चाहिए, दमखम भी चाहिए, और दूसरा ये है कि टीम मैनेजमेंट भी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे पूरी तरह से जी। तो जो सबसे बड़ी कांग्रेस की आज की डेट में कमजोरी होगी है वो कांग्रेस की जो खेमेबाजी है, जो अंतर्कलह है, जो मनमुटाव है कांग्रेस के अंदर, उस पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है ना उस पर एका नहीं कर पा रही लंबे समय से। एक लगातार कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड में हार का ये भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और जब से बड़ी लीडरशिप, विजय बहुगुणा, पाल महाराज, सुबोध दुनियाल, ये जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद से कांग्रेस जो है डे बाय डे कमजोर होती चली गई, और कांग्रेस ने मजबूती के लिए कोई स्टेप भी नहीं उठाया। ना तो नेशनल लीडरशिप ने कभी कांग्रेस पर, उत्तराखंड कांग्रेस पर से कभी तवज्जो दी। अभी पीछे जो प्रभारी रहे हैं उनको लेकर और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में लगातार इतने समय तक द्वंद्व चलता रहा, लगातार
झगड़ा चलता रहा, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, ये सब चीजें चलती रही। अभी प्रभारी को चेंज किया गया, अभी उत्तराखंड कांग्रेस की जो प्रभारी हैं वो नहीं बनाई गई हैं, और प्रदेश अध्यक्ष तो पीछे चेंज ही हुए थे। तो ये सब फैक्टर्स हैं, कांग्रेसी लीडर्स को ये मालूम है कि उनके साथ वर्कर भी तो होना चाहिए। आपकी जो मजबूती है आपकी, वो आपके वर्कर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। आप चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, मैनेजमेंट आपके साथ नहीं होंगे, तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है। और कांग्रेस में इस समय सबके चेहरे अलग अलग घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बड़े नेता इन सब चीजों को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा कि वो सतीश कोठारी के पास हम जाना चाहेंगे अपने संवाददाता। एक और फैक्टर हमें यहाँ पर दिख रहा है, 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहे हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार तीसरे नंबर पर गोपाल मणि थे, जिनको 1.22% का वोट मिला है। आपको हम बता दें कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे वो किस ओर रुख किए हैं, अभी इनका कहीं अता पता है या नहीं इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल कोई अता पता नहीं है। वो कथावाचक उस समय एक गो सेवा समिति बना रखी है, तो उसी के प्रचार प्रसार को लेकर उन्होंने थोड़ा सा कदम बढ़ाया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, गो माता गो सेवा के लिए कुछ करूंगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब से इतनी ज्यादा मजबूत हो गई, इतनी ज्यादा हैवी हो गई कि यहाँ पे छोटे दल तो यहाँ पे देखने, जहां यहाँ एक क्षेत्रीय दल यूकेडी, पता नहीं है कि यूकेडी कोई दल है, क्योंकि ये मोदी फैक्टर कहीं या कुछ, लेकिन यही है कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ पे तीसरा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव को निर्दलीय विधायक जरूर देखने को मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो अभी कुछ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जी, लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी जो है संग्राम, महासंग्राम होना बाकी है। अभी तो सिर्फ एक पार्टी ने अपने योद्धा उतारे हैं और अभी 2 सीटों पर योद्धा उतारना और बाकी है। उत्तराखंड में 3 सीटों पर योद्धा उतार चुके हैं। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो जल्दी ही जब पत्ते खोलेंगे तो और भी हम समीकरणों की ओर रुख करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कोहली जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विश्लेषण के लिए भी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो बीजेपी के योद्धा उत्तराखंड में उतार दिए गए हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 पर योद्धा उतार दिए गए हैं और उनके राजनीतिक सफर के बारे में हमने आपको बताया है। ये वही 3 योद्धा है जो 2019 में विजयश्री लेकर के एक तरह से कहा जा सकता है कि संसद पहुंचे और पुनः उन्हें रिपीट किया गया है। लेकिन जो 2 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी किन योद्धाओं को उतारती है और उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किसे उतारती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात है, खटकने वाली बात है कि अगर जो कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो वास्तव में ये देखा जा सकता है कि वो लहर को भांप चुके हैं, मोदी लहर को भांप चुके हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर यहां पर बीजेपी शायद 5 के 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर ले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।